हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नए जोश के साथ एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं इसके पहले के लेक्चर से ही एक सीरीज स्टार्ट किया हूं कि हर टॉपिक को शुरू करने से पहले आपका एक क्लिनिकल बेस तैयार किया जाए। उसके लिए मैं जो सीरीज को तैयार कर रहा हूं उसका नाम है क्लिनिकल बूस्टर। ठीक, उसका नाम है क्लिनिकल बूस्टर। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन, हर बार एक क्वेश्चन उठाता हूं क्लिनिकल बेस्ड। तो इस टॉपिक को, एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है कि एक 6 साल का बच्चा है जो कि आपकी क्लिनिक में आया हुआ है। ठीक, आया नहीं है, ले आया गया है पेरेंट्स के माध्यम से। तो उसमें फीवर है और रैश भी है। और ये जो रैश है, रैश सबसे पहले तो ट्रंक में स्टार्ट होता है। ठीक, ट्रंक रीजन में स्टार्ट होता है। उसके बाद ये स्प्रेड होता है फेस में और एक्सट्रीमिटीज में, यानी हाथ और पैरों में। और जब मैंने लीजन्स को गौर से देखा तो उसमें डिफरेंट टाइप के स्किन लीजन एक साथ दिखाई देते हैं, जैसे कि पेप्यूल्स, मैक्यूल्स, वेसाइकल्स, क्रश। तो हमारी डायग्नोसिस क्या होगी? तो इस डायग्नोसिस को पढ़ने के लिए हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए देखा जाए। तो नए टॉपिक का नाम है चिकन पॉक्स। ठीक, इसी को हम एक नया नाम देते हैं वेरिसेला। ठीक, इसका एक दूसरा नाम है वेरिसेला। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक वायरस जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस, VGV, वेरिसेला VZV। ठीक, वेरिसेला जोस्टर वायरस ये एक डीएनए वायरस होता है। ये एक डीएनए वायरस है जो कि हाईली कंटेजियस है। ठीक, जो हेल्दी चिल्ड्रन होते हैं, हेल्दी चिल्ड्रन, उनमें तो ये माइल्ड एक्जेंथेमेटस इलनेस कॉज करता है। एक्जेंथेमेटस मैंने बताया था कि इरप्शन होता है, रैसेस निकलते हैं। तो हेल्दी चिल्ड्रन में ये माइल्ड डिजीज है। लेकिन जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, जैसे कि HIV एड्स वाले, ठीक, तो उनमें, प्रेग्नेंट वुमेन में और हेल्दी एडल्ट्स में ये एक सीरियस बीमारी भी बन सकती है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो चूंकि ये हाईली कंटेजियस वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस में रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस में मौजूद होता है और स्किन लीजन्स में भी ये मौजूद होता है। ठीक, तो कैसे ट्रांसमिट करेगा? तो ट्रांसमिशन दो माध्यम से हो सकता है। पहला है इनडायरेक्ट माध्यम। ठीक, दूसरा है डायरेक्ट माध्यम। इनडायरेक्ट माध्यम में क्या होगा कि जिस व्यक्ति को वेरिसेला जोस्टर वायरस ने इन्फेक्ट किया है, वो स्नीज करे या कफिंग करे तो उसमें से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स में क्या मौजूद होता है? ये वायरस मौजूद होते हैं। ठीक, ये बच्चा है जिसने छींका, जिस जो कि इन्फेक्टेड था, तो इससे निकलने वाले ड्रॉपलेट्स में ये वायरस मौजूद थे। अब इन वायरसेस को, इन ड्रॉपलेट्स को अगर कोई व्यक्ति इनहेल करता है, एक हेल्दी बच्चा इनहेल करता है, तो ये उस हेल्दी बच्चे में ट्रांसमिट हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन के स्किन के कांटेक्ट में आ जाए, क्योंकि ये स्किन लीजन में भी मौजूद रहता है और स्किन लीजन से भी ये फैलता है। ठीक, तो डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आए, हाथ मिला लिया, गले मिल लिया, ठीक, या ओरल म्यूकोसा के कांटेक्ट में आ जाए कि बच्चे को किस कर लिया, अगर किसी को ये इन्फेक्शन है तो उससे भी ये डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है। ठीक, नाउ अब जो ये वेरिसेला जोस्टर वायरस है, VZV, ये वायरस करता क्या है कि जो हेल्दी बच्चा है उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद जो एपिथेलियल सेल हैं, ये एपिथेलियल सेल हैं। ठीक,
एपिथेलियल सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्ट करने के बाद उस एपिथेलियल सेल में ये अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, यानी कि रेप्लिकेशन करने लगेगा, रेप्लिकेशन करने लगेगा, यानी कि अपनी संख्या को ये बढ़ा रहा है। और ये जब तक अपनी संख्या को बढ़ाएगा वो टाइम पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। इस इंक्यूबेशन पीरियड में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी कि उस पेशेंट में कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं पड़ता, कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देता। ठीक, अब ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में वायरस अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, वो 10 टू 21 डेज का होता है। ठीक, ये 10 टू 21 डेज का होता है। अब जब वायरस अपनी संख्या को बढ़ा लेगा तो होगा क्या कि जो नियर बाई इम्यून सेल्स रहते हैं, नियर बाई इम्यून सेल्स यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद इम्यून सेल्स हैं, उनके माध्यम से इन वायरस को पकड़ लिया जाएगा। पकड़ने के बाद क्या होता है कि ये थाने पे ले जाएंगे। ये समझ लो चौकीदार हैं जो कि चोर को पकड़ेगा और ले जाएगा थाने में। थाने में यानी कि लिम्फ नोड के पास ये इम्यून सेल्स इन वायरसेस को पकड़ करके लिम्फ नोड में ले जाते हैं। लेकिन समहाउ यहाँ भी ये सरवाइव कर जाते हैं, यहाँ भी ये डॉज दे देते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। और सरवाइव करने के बाद यहाँ भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नाउ अब प्रोड्रोमल पीरियड चालू होता है, यानी कि लिम्फ नोड को में भी सरवाइव करने के बाद, वहां भी अपनी संख्या बढ़ाने के बाद प्रोड्रोमल पीरियड चालू होता है, जो कि शॉर्टेस्ट पीरियड है 24 टू 48 आवर का। इस टाइम पीरियड में पेशेंट फीवर को फील करता है। ठीक, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर होगा, उसको मैलेज होगा, शरीर थका थका महसूस होगा। ठीक, हेडेक होगा बच्चे में, सिर में दर्द रहेगा, और एनोरेक्सिया यानी कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा। ठीक, ये सारी चीजें प्रोड्रोमल फेज में, प्रोड्रोमल पीरियड में हो रही है, जो कि 24 से 48 घंटे का है। अब जब ये 24 से 48 घंटे का टाइम बीत जाएगा, आफ्टर 24 टू 48 आवर, अब क्या होगा, इम्यून सेल्स स्किन में पहुंचेगा। ठीक, ये इम्यून सेल्स हैं जो कि वायरस को पकड़े हुए हैं। अब ये कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, कहाँ पे, स्किन में। तो स्किन में पहुंचने के बाद ये इन वायरसेस को रिलीज कर देंगे, और रिलीज करने से क्या होगा, ये वहां भी इन्फेक्शन कॉज करेंगे, और इन्फेक्शन कॉज करके स्किन लीजन डेवलप करेंगे। यानी जो थर्ड पीरियड आ रहा है, वो है स्किन लीजन का। पहला तो इंक्यूबेशन पीरियड था जो कि 10 टू 21 डेज का था। ठीक, जिसमें पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक था, था। नाउ इसके बाद प्रोड्रोमल पीरियड आता है, सेकंड वाला। ठीक, जिसमें जिसमें पेशेंट को ये सारी चीजें महसूस होती है। नाउ थर्ड इज, क्योंकि वायरस पहुंच चुका है स्किन के अंदर और वहां पर लीजन्स कॉज करेगा। ठीक, लीजन्स बनाएगा। इन लीजन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न है। पैटर्न यानी कि किस तरीके से ये स्किन लीजन उभर रहे हैं शरीर में। ठीक, किस तरीके से ये स्किन लीजन स्किन में उभर रहे हैं। ठीक, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि ये जो स्किन लीजन्स हैं, ये ट्रंक में, ट्रंक यानी कि जो चेस्ट वाला एरिया है, जो बैक वाला एरिया है, या एब्डोमेन एरिया, इन इन एरियाज में स्किन लीजन्स अपीयर होते हैं। नाउ इसके बाद ये लीजन्स पेरीफेरी में फैलते हैं, लाइक
फेस पे, स्कैल्प पे, इन सब चीज़ों पर ये स्किन लीजन फैलेंगे। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ हैं, आर्म्स में, लेग्स में। तो एक कार्डिनल फीचर है स्किन लीजन के डिस्ट्रीब्यूशन का कि सबसे पहले ये ट्रंक पर फैलेगा, देन फेस या स्कैल्प पर, और देन एक्सट्रीमिटीज पर, आर्म्स या लेग्स पर ये जो स्किन लीजन है ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब ये जो लीजन्स हैं ये कोई एक टाइप के लीजन्स होते नहीं हैं, ये डिफरेंट टाइप के लीजन्स होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के लीजन्स मतलब कि इन लीजन्स का एवोल्यूशनरी स्टेज है। पहले तो फर्स्टली ये जो स्किन लीजन अपीयर होते हैं ये मैक्यूल फॉर्म में होते हैं। ठीक, मैक्यूल, एम फॉर महसूस होता है, महसूस नहीं होता, दिखाई देता है पर महसूस नहीं होता। मतलब ये फ्लैट लीजन्स हैं, ये फ्लैट लीजन्स हैं जो कि प्रूराइटिक यानी कि इची होते हैं, इची होते हैं यानी कि खुजली होगी इनमें, और एरिथमेटस होते हैं यानी कि रेड रेड टाइप के होते हैं। ठीक, मैक्यूल यानी कि उभार नहीं है, यानी कि महसूस नहीं हो रहा है, हम छुएंगे तो महसूस नहीं होगा, दिखाई दे रहा है। फिर ये स्किन लीजन्स डेवलप हो जाएंगे पैप्यूल्स में। पैप्यूल्स यानी जिनमें उभार दिखाई देता है, फील करने पे उभार दिखाई देता है। नाउ इसके बाद ये फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, जो ब्लिस्टर्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक बुल्ला होता है, एक वेसाइकल्स होता है। वेसाइकल्स स्मॉल होते हैं और बुल्ला जो होता है वो लार्ज होते हैं। ठीक, अब ये जो वेसाइकल्स होते हैं इनके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है। ठीक, नाउ जब ये फ्लूइड सूख जाएगा तो ये स्कैप के फॉर्म में बन जाएगा। स्कैप्स यानी कि क्रस्टेड वेसाइकल्स, यानी कि अब इसमें पपड़ी जम गई है, और लास्ट में क्या होता है ये स्कैप्स गिर जाते हैं, जिसके बाद कोई भी स्कार नहीं रहता। हालांकि थोड़ा सा एक हाइपोपिगमेंटेड या हाइपर पिगमेंटेड स्कार्स होते हैं, लेकिन बाद में वो स्कार्स खत्म हो जाते हैं अगर उनमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। ठीक, तो ये स्किन लीजन्स किन किन चीज़ों में डेवलप हुए? मैक्यूल्स में, पैप्यूल्स में, फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स में, और स्कैब में, और लास्ट में ये स्कैब भी खत्म हो जाता है। यानी कि इस बीमारी में कोई भी स्कार डेवलप नहीं होता अनटिल अनटिल उसमें कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया उन लीजन्स में, तब क्या होगा? तब उसमें स्कार डेवलप होगा। नाउ ये जो स्किन लीजन्स हैं ये 5 to 7 डेज के लिए परसिस्ट करते हैं। ठीक, और ये जो लीजन्स हैं ये सेवरल क्रॉप्स में यानी सेवरल बैचेस में ओवर 3 to 5 डेज में आते रहते हैं। ठीक, मतलब कि पूरे शरीर में डिफरेंट टाइप्स के जो है लीजन्स दिखाई देंगे जो कि 3 to 5 डेज में अपीयर होते हैं। ठीक, इनके कई सारे बैचेस रहते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के लीजन्स रहते हैं। ऑल स्टेजेस, वही बता रहा है, ऑल स्टेजेस, मैक्यूल्स, पेप्यूल्स, वेसाइकल्स, स्कैप्स। स्कैप्स यानी कि जो वेसाइकल्स सूख जाते हैं, अंदर उनका पानी सूख जाता है, क्रस्ट के फॉर्म में आ जाते हैं, उनको स्कैप्स बोला जाता है। सीन साइमल्टेनियसली यानी कि पॉलीमार्फिक, डिफरेंट मार्फोलॉजी के रेसेस दिखाई देते हैं। ठीक, और इन रैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंट्रीपिटल पैटर्न में होता है। सेंट्रीपिटल पैटर्न मतलब मेनली ट्रंक रीजन में होता है, और लेस होता है ऑन पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब कि एक्सट्रीमिटीज पे, फेस पे, स्कैल्प पे, वो कम होगा इन कंपेरिजन टू ट्रंक। ठीक, इन कंपेरिजन टू ट्रंक। अब जो नंबर होता है, लगभग मीडियन नंबर जो होता है लीजन्स का वो 300 है, लेकिन ये वेरी कर सकता है 10 to 1500 तक। मतलब एक व्यक्ति में 10 लीजन्स लेकर के मैक्सिमम 1500 लीजन्स तक हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के। ठीक, नाउ हमने इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ लिया, प्रोड्रोमल पीरियड पढ़ लिया, और स्किन लीजन पढ़ लिया। ठीक, सबको हमने जान लिया। अब जो ये पेशेंट है ये हाईली कंटेजियस होते हैं, क्योंकि इनमें
वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस का इन्फेक्शन है। लेकिन ये कब से कब तक कॉन्टेजियस पीरियड में रहते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। बिफोर 1 to 2 days ऑफ स्किन रैश अपीयर, यानी कि स्किन रैश के अपीयर होने के 1 से 2 दिन पहले से लेकर के जब तक ये लीजन क्रस्टेड फॉर्म में ना आ जाए, तब तक ये हाईली कॉन्टेजियस पेशेंट रहते हैं और ये इस इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं वाया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनमें चिकन पॉक्स डेवलप हो रहा है, वो लाइफ में एक ही बार डेवलप होता है और उससे वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी को पा जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये डॉर्मेंट फेज में, यानी कि लैटेंट फेज में ये बना हुआ रहता है। कैसे? जो स्किन लीजन्स है, स्किन लीजन्स उन स्किन के अंदर से सेंसरी नर्व्स जाती हैं। इन सेंसरी नर्व से होता हुआ ये जो वेरिसेला जूस्टर वायरस है, ये डॉर्सल गैंग्लिया को या जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है उनको इन्फेक्ट करता है। उनमें जा करके इन्फेक्ट करने के बजाय हम बेटर तरीके से ये कहेंगे कि रेट्रोग्रेडली ये इन गैंग्लियंस में जा करके डॉर्मेंट स्टेट में रहने लगता है और कई साल तक ये इनएक्टिव फेज में बना हुआ रहता है इन गैंग्लियंस में। फिर उसके बाद होता क्या है, जब वो पेशेंट कभी भी उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, उस पेशेंट का जब कभी भी इम्यून सिस्टम वीक होगा, लाइक इन केस ऑफ एजिंग या इन केस ऑफ स्ट्रेस या इन केस ऑफ दे बिकम इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, ठीक, उस केस में ये जो वायरस है जो कि इन गैंग्लियंस में छिपा हुआ था, ये क्या होगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा और रीएक्टिवेट होकर के ये एंटीरोग्रेडली, यानी कि जिस बैकवर्ड होकर के, जिस तरीके से ये बैकवर्ड होकर के ये डॉर्सल गैंग्लियन में जाकर के डॉर्मेंट स्टेट में रहने लगा था, अब फेवरेबल कंडीशन में उसी तरीके से इसी सेंसरी नर्व से होता हुआ ये स्किन में पुनः इन्फेक्शन कॉज करेगा और अब की बार इस इन्फेक्शन को सिंगल्स बोलते हैं, ठीक, या हर्पीज जूस्टर का इन्फेक्शन बोलते हैं। आप जब डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में बैठेंगे, ठीक, तो वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी एडल्ट्स में हर्पीज जूस्टर का इन्फेक्शन। तो कहाँ पर ये कॉज करते हैं ये इन्फेक्शन, ये डर्मेटोम में कॉज करते हैं। डर्मेटोम उस स्किन के उस पार्ट्स को कहा जाता है जैसे जहाँ पर जो स्पाइनल नर्व्स आकर उनको सप्लाई करती है, जहाँ से वो पेन के परसेप्शंस को लेकर जाती हैं, ठीक, स्किन के उस भाग को डर्मेटोम बोला जाता है, ठीक, वहाँ पर ये इन्फेक्शन कॉज करेगा।